अब जरा हम वीटो की बात आपको बता दें, कैसे हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं, कैसे एक लाइन में उसको लिख लेते हैं। ये बहुत बड़ी बात थी। जैल सिंह के द्वारा पहली बार वीटो का प्रयोग किया गया, इसका मतलब 87 के पहले। अगर उसके कोई फैक्चुअल आप देखेंगे, आप जिन्होंने कुछ पढ़ा रखा होगा तो उन्होंने कहा नहीं नहीं सर, पेप्सू विनियोजन विधेयक में भी किया गया था। लेकिन वो सही मायने में वीटो का, उस पर कोई डिस्प्यूट नहीं था। और कारण उसका है, पोस्टल अमेंडमेंट एक्ट पे बहुत बड़ा डिस्प्यूट था। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट पे हमेशा एग्जामिनर का ध्यान रहता है। लेकिन अब सवाल है कि वीटो है क्या, तो इसलिए हमें संविधान के अनुच्छेद 111 पर चलना पड़ेगा। संविधान के अनुच्छेद अगर हम देख लें, अगर हम वीटो की बात करें, इसके लिए हमें संविधान के अनुच्छेद 111 की बात करनी पड़ेगी। और ठीक वैसे ही शक्तियां राज्यपाल को है, बस राज्यपाल को थोड़ी शक्ति इसमें से एक एडिशनल है, तो हम कंपेयर भी कर सकते हैं। जब वीटो की बात आती है तो आप याद रखिए, वीटो हमारे संविधान में कहीं नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी कहीं किसी चैप्टर में, चार्टर में वीटो शब्द का उपयोग दिया ही नहीं गया है। वीटो का तार्किक मतलब तो ये होता है नो कह देना, मना कर देना। लेकिन जब हम अनुच्छेद 111 की बात करते हैं, यानी राष्ट्रपति के सामने कोई विषय दिया जाएगा, राष्ट्रपति के सामने कोई विषय दिया जाएगा, कोई दोनों सदनों ने विधेयक पारित कर दिया, संसद में पढ़ चुके हैं, दोनों सदनों के द्वारा पारित विधेयक किसके पास रखा जाएगा? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास क्या विकल्प होगा? वह विधेयक पर अनुमति देगा। राष्ट्रपति के पास तो यही विकल्प होगा, वह विधेयक पर अनुमति देगा। दूसरा विकल्प होगा विथ होल्डिंग असेंट, अनुमति नहीं देगा। विथ होल्डिंग असेंट, गिविंग असेंट, या विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजेगा। रिकंसिडरेशन, ये अनुच्छेद 111 में 3 ऑप्शन राष्ट्रपति के पास है। गवर्नर के पास इसमें से एक और ज्यादा है कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेगा। इतना ही गवर्नर के पास एक ज्यादा है, यानी गवर्नर के पास एक ज्यादा शक्ति है। राज्यपाल, ये गवर्नर के पास ये शक्ति है, अनुमति देगा, अनुमति नहीं देगा, ये भी है। तीसरा भी है, उसके पास एक चौथा भी है। यानी 3 तो एज इट इज है, चौथा क्या है? राष्ट्र किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए, किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करेगा। उसके पास एक एडिशनल शक्ति है, लेकिन मामला यहां नहीं है। अब देखिए, इस अनुच्छेद 111 को समझने के लिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का प्रयोग कैसे करते हैं। अगर आपने अनुच्छेद 111 पढ़ लिया, बात नहीं बनी। मामला कितना गंभीर है या कितना सामान्य है, इसको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से जरा प्रयोग करिए। तो सवाल पहला है, राष्ट्रपति को इन विकल्पों में कौन सा विकल्प प्रयोग करना चाहिए? अगर 3 विकल्प राष्ट्रपति के पास है तो कौन सा विकल्प का प्रयोग करना चाहिए? अब अगर आपने, अब सिद्धांत आपने पढ़ा है, तो इस बात 111 से नहीं बनती, बात सिद्धांत की है, संसदीय शासन के। अभी तक जो चीज आपने पढ़ी उस आधार पर मुझे ये बताइए, राष्ट्रपति इन तीनों विकल्प में कौन से विकल्प का प्रयोग करेगा? क्या? अनुमति? क्यों? क्यों? भाई सीधी सी बात है। अरे अनुमति देगा क्यों? संवैधानिक प्रधान है। अनुमति देगा क्यों? संवैधानिक प्रधान है। वास्तविक भाई विधेयक के निर्माण का अधिकार पूरा मंत्रिमंडल का है। शासन के संचालन की शक्ति मंत्रिमंडल में है। तर्क तो आप देंगे उसके पीछे, इसे तर्क पढ़ना बड़ा जरूरी है। अभी तक आपने रट लिया कि विधेयक अनुमति देगा, क्यों देगा, क्यों नहीं देगा, संसदीय शासन है, इसका मतलब है। और अगर राष्ट्रपति ने अनुमति नहीं दिया, इसका मतलब मंत्रिपरिषद की सलाह के हिसाब से काम नहीं किया। जब मंत्रिपरिषद की सलाह के हिसाब से काम नहीं किया, तो राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान रहा या वास्तविक प्रधान भूमिका में होना चाहता है? राष्ट्रपति काम क्या है? संविधान की रक्षा या प्रशासन चलाना? दोनों काम अलग अलग है। प्रशासन चलाना प्रधानमंत्री काम है, कि शिक्षा नीति कैसी हो, कोयले का आवंटन कैसा हो, ये अपनी एग्जाम के पैटर्न कैसे हो, लोक व्यवस्था कैसे चले, कितने एयरपोर्ट बनाए जाएं, कितने हाईवे बनाए जाएं, सब प्रशासन काम है।
राष्ट्रपति काम एयरपोर्ट बनाना है, हाईवे बनाना है, या ये देख के रखना है कि संविधान के प्रावधान से चल रहा है सरकार या नहीं? राष्ट्रपति काम ये है भाई, जिसके पास बहुमत है उसे सरकार बनवा देना। राष्ट्रपति काम ये है, राष्ट्रपति काम ये है अगर संसद के पास बहुमत है विधेयक पर हस्ताक्षर कर देना। राष्ट्रपति का ये काम नहीं है कि विधेयक ऐसा बनाइए, वो तो सारा निर्वाचित सरकार काम है। इसलिए निर्वाचित सरकार बाकायदा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, जनता से निर्वाचित होकर आती है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसे राष्ट्रपति को पहले विकल्प का ही प्रयोग करना चाहिए, ये लॉजिकल है। अगर संसदीय शासन का मर्म आप देखिए, पहले विकल्प का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन राष्ट्रपति जैल सिंह ने इन तीनों में किसी विकल्प का प्रयोग नहीं किया। कारण यह है कि अमेरिकी संविधान में लिखा गया है, यही फर्क है। देखिए यहीं पे ब्रिटेन के संविधान और हमारे संविधान फर्क आ जाता है। ब्रिटेन के शासन में कभी महाराजा वीटो का प्रयोग करते ही नहीं। 1711 के बाद पहली बार महारानी एन ने वीटो का प्रयोग किया था, उसके बाद किसी ने प्रयोग किया ही नहीं। इसलिए ब्रिटेन में बार बार संसदीय सर्वोच्चता दिखती है। महाराजा तो वहाँ नाम मात्र का प्रधान है, संविधान कुछ लिखा ही नहीं गया है। हमारे यहाँ महाराजा की वाली कंडीशन नहीं है, निर्वाचित है राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को वीटो की शक्ति देने का मतलब हम अमेरिका के पास जा रहे हैं। इसे सेपरेशन ऑफ पावर का विचार बार बार हमने अमेरिका से लिया है। तो राष्ट्रपति के पास अगर ये विकल्प है, इसका मतलब अनुमति नहीं देगा। जब अनुमति नहीं देगा इसका मतलब कोई विधेयक रद्द हो जाएगा। तो इसी को लोकप्रिय तौर पे, लोकप्रिय रूप में कहते हैं, कहीं संविधान में लिखा नहीं गया है। तो इसी का लोकप्रिय नाम क्या है? जब अनुमति नहीं देगा तो क्या कहते हैं? निरपेक्ष वीटो, एब्सोल्यूट वीटो। अगर इसी बात को इधर लिख दें, राष्ट्रपति अनुमति नहीं देगा तो क्या कहते हैं? निरपेक्ष वीटो, एब्सोल्यूट वीटो। ये बहुत बड़ी बात है। पुनर्विचार के लिए भेजेगा, इसे कहते हैं निलंबनकारी, सस्पेंसिव वीटो, इसे कहते हैं सस्पेंसिव वीटो। इसका मतलब हमने निर्णय को रोक दिया। और ये बात आप जानते हैं, पुनर्विचार के लिए संसद फिर से विधेयक को भेजेगी तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर करता है। आप कहेंगे फिर भी न करे तो, फिर भी न करे तो अब फिर वही परंपरा देखेंगे। अरे भाई वो संवैधानिक प्रधान है, वास्तविक प्रधान थोड़े है। हर बात में बाधा उत्पन्न करेगा, फिर कैसे प्रशासन चलेगा? तो कई बार परंपराओं को मानना चाहिए कि न करे तो स्वाभाविक रूप में एक समस्या तो आती है। और दूसरी बात है, अब अनुमति देगा तो कितने दिन में? समय सीमा तो है नहीं। अनुमति देने नहीं देने या पुनर्विचार करने की, इसमें से किसी की भी समय सीमा नहीं है। इसलिए आप देखेंगे गवर्नर के लिए क्या लिखा गया है? एज सून एज पॉसिबल। अब गवर्नर के लिए अनुच्छेद 200 में लिखा गया अगर इसी विधेयक को रिजर्व करे तो एज सून एज पॉसिबल डिसीजन दे। अब एज सून एज पॉसिबल का मतलब क्या होता है? कई लोग कहते हैं बस 5 मिनट में आया, 5 मिनट में आया, 5 मिनट में। और आते आते हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। देखिए अब सवाल है कि अनुमति समय सीमा तो है नहीं। तो समय सीमा नहीं तो राष्ट्रपति ने, जब समय सीमा नहीं है मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं। राष्ट्रपति ने हाँ, तीनों में से कोई ऑप्शन नहीं अपनाना। क्या है? बुद्ध की तरह बैठ जाना, ना हाँ कहना ना ना कहना। ना हाँ कहना तो किसका मतलब क्या माना जाए? पॉकेट वीटो। इसको क्या कहा जाए? पॉकेट वीटो। यानी इसलिए राष्ट्रपति कपड़ा बहुत बड़ा होता है, कई तो विधेयक को पॉकेट में लेके चलता है वो। राष्ट्रपति के कपड़े में बड़े बड़े सारे पॉकेट होते हैं, दाएं बाएं। आप मजाक की बात कर रहे हो क्या? आप मजाक सोच रहे हो क्या इसको? हाँ तो मजाक ही तो मैं कर रहा हूँ। अरे पॉकेट वीटो का मतलब है, लोकप्रिय नाम है जेबी, कई बार जेबी कहा जाता है, जेब वाला वीटो। इसका मतलब है विधेयक को पॉकेट में लेकर नहीं चलता है, विधेयक को उसने कोई काम करने से मना कर दिया। तो वीटो का मतलब है, ये 3 प्रकार के वीटो भारतीय संविधान में इनडायरेक्टली है। संविधान में कहीं नाम नहीं है, लोकप्रिय रूप में नाम नहीं है। और एक खास बात आप देखेंगे, इन वीटो का रेफरेंस आज तक मैं समझ नहीं पाया, ओरिजिनल रेफरेंस आता कहाँ से है। इसीलिए कभी भी पीटी के सवाल में आप देखेंगे ऐसे सवाल कम पूछे जाते हैं। क्योंकि अगर आप पूछेंगे एग्जामिनर को कौन किस एथेंटिक बुक में रेफरेंस मिले, ये ढूंढने में बड़ी कठिनाई होती है। और आप जो बुक पढ़ते हैं वो एग्जामिनर के रेफरेंस है नहीं। इसे कई सवाल आप देखते हैं, कई सवाल आप जिसके पीछे पड़े रहते हैं वो एग्जामिनर के लिए जीरो वैल्यू का है, क्योंकि उसका कोई रेफरेंस ही नहीं है। एग्जामिनर जब कोई पेपर देता है तो उसको बाकायदा रेफरेंस देना पड़ेगा।
इस किताब के इस पेज से ये सवाल हमने लिया है, इसका ये आंसर है, आंसर भी देना पड़ता है। और एग्जामिनर का आंसर गलत हो गया, बड़ी फजीयत होती है उसकी। बाद में मामला, आजकल तो राइट टू इन्फॉर्मेशन है, कोर्ट तक मामला चला जाता है। तो यूपीएससी की फजीयत होगी, उसके पहले किसकी फजीयत होगी? एग्जामिनर की। इसे हर चीज़ में पढ़ने की आवश्यकता नहीं, हर चीज़ पूछी जाती है, रेफरेंस होना चाहिए। कभी लॉजिकली आप देखेंगे यूपीएससी के पेपर आप उठाइए, उसमें वीटो वाली बात क्यों नहीं पूछी जाती? रेफरेंस ही नहीं मिलता उसका। लेकिन सवाल अब जैल सिंह पर आइए। अगर जैल सिंह ने पॉकेट वीट पहली बार अगर पॉकेट वीटो का प्रयोग कर दिया, तो आपको लगता नहीं कि राष्ट्रपति हमारी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग कर सकता है? आपको ये बात तो तय है जो राजेंद्र प्रसाद ने कही थी कि ठीक है, लिखा गया कि मंत्रिपरिषद को सलाह सहायता देने के लिए राष्ट्रपति होगा, जबकि ये काम जैल सिंह 42वें संविधान संशोधन के बाद कर रहे थे। 42वें संविधान संशोधन में इंदिरा गांधी ने लिखवा दिया था कि प्रेसिडेंट शैल एक्ट, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की साहस, पहले क्या था, कार्य करने की अपेक्षा है। तो राजेंद्र प्रसाद ने यही विवाद उठाया था। राजेंद्र प्रसाद ने कहा था भाई राष्ट्रपति हमेशा सलाह थोड़ी मानेगा, सलाह तो हमारी मर्जी पर है। इंदिरा गांधी ने कहा नहीं, मर्जी पे नहीं है, बाध्यकारी है, शैल एक्ट लिखवा दिया। उसके बावजूद भी जैल सिंह ने रोक दिया। तो इसका मतलब है कि राष्ट्रपति के पास इतनी शक्ति तो है। और आजकल आजकल तो आप देखेंगे मीडिया के ज़माने में राष्ट्रपति के पास कैसे जनमत शक्ति आती है, उसका एक एग्जाम्पल आपको बता देंगे आगे। लेकिन जैल सिंह ने जब रोका तो बड़ा बवाल मचा। ये भारतीय इतिहास में पहली बार था। सामान्यतः ऐसा यूज़ होता नहीं वीटो। तो जरा 87, भाई भारतीय संविधान लागू हुआ 1950 से, 37 साल बाद कोई यूज़ हो रहा है, इसका मतलब उसको बहुत महत्वपूर्ण माना जाएगा। बाकी राज्यों के तो कितने विधेयक को राष्ट्रपति ने लटका रखा, उसकी कोई बात ही नहीं है। उसमें केरल एजुकेशन बिल पहला था जिसपे बड़ा घमासान मचा था। राज्यों के बिल को तो राष्ट्रपति लटका कर रखता था, लेकिन संघ का ही कोई बिल लटका दे, ये पहली बार ऐसा हुआ। दोनों पार्टी एक, दोनों नेतृत्व एक। यहाँ तो ना अल्पमत सरकार थी, ना गठबंधन की सरकार थी। सोच के देखिए ये मामला इतना गंभीर क्यों है। न सरकार अल्पमत की थी, न सरकार गठबंधन की थी, इसके बावजूद राष्ट्रपति ने रोक दिया। तो आप राष्ट्रपति को कठपुतली नहीं मान सकते। राष्ट्रपति घर का दादा है, लेकिन कभी लठ चला सकता है। दादा है, माना उसके पास पैसा नहीं है, माना अगर घर के बच्चे बिगड़ जाएं तो दादा की शक्तियां थोड़ी सीमित हो जाती है, फिर भी दादा कभी कभार जोश में आ सकता है। तो सवाल अगला भी मैं आपसे पूछूं, इसका मतलब जैल सिंह ने संसदीय परंपराओं का उल्लंघन किया या उसका पालन किया? सवाल दूसरा ये है, क्या ऐसा संभव है कि राष्ट्रपति वीटो का प्रयोग करे लेकिन उसके लिए भी मंत्रिपरिषद की सलाह ले? भाई सीधी सी बात है, अगर राष्ट्रपति ने वीटो का प्रयोग किया तो उसने अपनी शक्ति का प्रयोग किया। अब इसमें जब बचाव में कह सकते हैं नहीं, उसको तो संवैधानिक अधिकार इतना ही है, निर्वाचित है। सवाल ये है, सवाल ये है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर वीटो कर दे। देखिए अमेरिका में तो संभव है। अमेरिका में क्या होता है कि जो विधायिका में दल है वो कार्यपालिका में नहीं है। अमेरिका में राष्ट्रपति वीटो का प्रयोग करता है, वहां 10 दिन की समय सीमा है। अमेरिका में राष्ट्रपति का वीटो का प्रयोग करना लॉजिकल है क्योंकि वहाँ स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर है। तो राष्ट्रपति चेक एंड बैलेंस करने के लिए बार बार विधायिका के विधेयकों पर वीटो कर देता है। इसलिए से वहाँ पे बाकायदा वहाँ पे तो कहीं न कहीं शटडाउन आता है। यहाँ तो राष्ट्रपति भी एक ही दल का, सरकार भी उसी दल की, प्रधानमंत्री भी उसी दल का, बहुमत भी उसी दल का, उसके बावजूद वीटो का प्रयोग होना थोड़ा आश्चर्यजनक बात है। लेकिन मैं सवाल दूसरा मैंने पूछा, क्या ऐसा संभव है कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही राष्ट्रपति, अब ये देखिए विचार का सवाल है। जब तक इन विचार को हम लिखने में तो यही सब काम आते हैं, विश्लेषण में। तो क्या अब ये भी संभव है कि राष्ट्रपति कभी वीटो का प्रयोग कर दे और मंत्रिपरिषद के विचार के साथ? क्या ऐसा संभव है? क्या? आपको हम याद दिला दें, ऐसा संभव है। ऐसा पहली बार पेप्सू, पहला वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति ने पेप्सू अप्रोप्रिएशन बिल में किया। और पेप्सू का मतलब है राज्य। पेप्सू पंजाब, पंजाब प्रांत बनने के पहले पेप्सू था। तो पेप्सू मतलब पेप्सी नहीं, पेप्सू, PEPSU, पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन, पेप्सू राज्य था।
हिंदुस्तान के इतिहास में स्वतंत्र भारत में पहली बार 356 का प्रयोग हुआ पेप्सू में। जब 356 का प्रयोग होता है तो याद रखिए किसी भी राज्य में वहां का धन विधेयक संसद पारित करती है। जब राष्ट्रपति शासन, आगे हम बताएंगे राष्ट्रपति शासन के बारे में, वहां धन विधेयक संसद पारित करती है। और जैसे ही पेप्सू में 356 लगा, धन विधेयक संसद ने पारित कर दिया। अब धन विधेयक संसद ने पारित किया तो अनुमति राष्ट्रपति ही देगा। और धन विधेयक का ही पार्ट था विनियोजन विधेयक, विनियोग विधेयक, एप्रोप्रिएशन बिल। तो जैसे ही राष्ट्रपति के पास वो विधेयक आया, मान लीजिए आज 20 मार्च है, आज 20 मार्च है, तो जैसे ही वो धन विधेयक राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए आया 20 मार्च को, 19 मार्च को राष्ट्रपति ने पेप्सू से 356 हटाने की घोषणा कर दी। बात ध्यान सुनने की है। 19 मार्च को राष्ट्रपति ने ऑलरेडी कह दिया कि पेप्सू में 356 का प्रयोग खत्म, और 20 मार्च को एक दिन बाद उनके पास उस विनियोग विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए विधेयक आ रहा है। तो उन्हें क्या करना चाहिए? रिजेक्ट कर देना चाहिए, क्योंकि जहां 356 नहीं है उसके लिए राष्ट्रपति फिलहाल धन विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता। ऐसा राष्ट्रपति ने मंत्रिपरिषद की सलाह से किया। इसलिए पेप्सू विनियोग विधेयक पर हंगामा कभी नहीं हुआ। आपने कभी, भाई वीटो तो ये भी था। और ऐसा भी संभव है मंत्रिपरिषद की सलाह पे वीटो का प्रयोग हो सकता है। कैसे? भाई मान लीजिए वर्तमान सरकार है, 2024 के चुनाव के बाद कोई नई सरकार आ जाए, तो मान लीजिए कोई विधेयक है राष्ट्रपति के पास भेजा गया है, लंबित है, तब तक नई सरकार आ जाए, नई सरकार ने कहा है कि राष्ट्रपति महोदय इसको समाप्त करिए। मंत्रिपरिषद की सलाह पे भी वीटो का प्रयोग किया जा सकता है, यदा कदा ही सही। ये तो कंडीशन है। एक बार तो हुआ है, और दूसरी बार सरकार बदलने के बाद, जैसे आप देखेंगे। और कई मामले में तो जब डाकघर संशोधन विधेयक को जयल सिंह ने रिजर्व किया था, तो जयल सिंह के बाद कौन राष्ट्रपति भारत में हुए? वेंकटरमन, आर वेंकटरमन। आर वेंकटरमन ने भी इसमें परमिशन नहीं दिया। ये भी इंटरेस्टिंग पार्ट है। आर वेंकटरमन ने भी परमिशन नहीं दिया। अब उसका कारण क्या था? क्योंकि खैर 89 के बाद सरकार ही बदल गई थी, परमिशन नहीं दिया। इसका मतलब कई बार ऐसा विधेयक हो सकता है जो कई राष्ट्रपतियों के सामने आ जाए। भाई सरकार का अंतिम साल है, उसी साल कोई विधेयक प्रस्तुत किया और सरकार के सामने पड़ा हुआ है, तब तक सरकार बदल गई। गठबंधन में तो बार बार ऐसा मौका आता है। भाई 4 महीने में का प्रधानमंत्री भी हो सकता है गठबंधन सरकार में, 13 दिन का भी प्रधानमंत्री हो सकता है। तो 13 दिन में जो अटल बिहारी वाजपेयी ने रिकमेंड किया होगा, तो 14वें दिन देवेगौड़ा उसको पलट देंगे। हुआ कि नहीं हुआ? अर्धअध्यक्षात्मक तो फ्रांस का मॉडल है, जैसे आपने एनसीईआरटी में पढ़ा भी होगा, बड़ा अच्छा उसमें लिखा हुआ है, क्वासी प्रेसिडेंशियल। अर्धअध्यक्षात्मक का मतलब ये होता है कि जहां आधा संसदीय शासन की विशेषता हो, पीएम भी होगा, प्रेसिडेंट होगा। अब बहुत लॉजिकल समझने की बात है। अध्यक्षात्मक, इसी इत्मीनान से समझिए चीज़ों को, बार बार देखिए, अच्छे से पढ़िए। जो चीज़ सरल देखने में लगती है वो सरल होती नहीं। अब याद लॉजिकली आप याद रखिएगा, कहीं पर भी जहाँ पे शासन में राष्ट्रपति जनता के द्वारा निर्वाचित होगा, वहां पीएम होना ही नहीं चाहिए। अमेरिका में पीएम नहीं है, अध्यक्षीय शासन पीएम नहीं होता। लेकिन फ्रांस ने एक अलग मॉडल अपना दिया, क्योंकि संसदीय शासन खामी है कि 12 साल में 24 सरकार बनी। नेपाल हमारा उसका गवाह है, भी देख लीजिए। नेपाली भाई बाप बाप कर रहे हैं, 12 साल में 24 सरकार भी बनाना चाहते हैं। भाई चलो, फ्रांस तो अमीर देश था, तो चार्ल्स डिगोले ने कहा कि हमें सिस्टम हटा के फेंको, हमें कोई नया सिस्टम चाहिए। तो फ्रांसीसियों से कहा कि भैया एक ब्रिटेन का मॉडल है कि अमेरिका, उनका नहीं है, ब्रिटेन ना अमेरिका, अपना मॉडल होना चाहिए। तो वहाँ संविधान निर्माता ने डेवलप किया, राष्ट्रपति भी होगा, प्रधानमंत्री होगा। अब सामान्यतः क्या होता है, राष्ट्रपति किसी अलग दल का होगा, प्रधानमंत्री किसी दल का होगा, इसके चांसेस कम होते हैं। और प्रधानमंत्री को आप कभी भी हटा सकते हो, राष्ट्रपति नहीं हटता। वहाँ पे राष्ट्रपति को ओवर आर्किंग पावर है। वहाँ तो मामला ये है कि प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री संसद अगर कोई विधेयक पारित करती है, और मान लीजिए प्रधानमंत्री संसद का वहाँ पे अलग दल है, राष्ट्रपति अलग दल का है, क्योंकि राष्ट्रपति के सत्ता में होना जनता पे निर्भर है, संसद पे निर्भर तो है नहीं। संसदीय शासन में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का सत्ता में होना किस पे निर्भर है? संसद में। इसलिए अर्धअध्यक्षात्मक शासन में भी वीटो का प्रयोग खूब होता है। लेकिन जब प्रधानमंत्री या संसद और राष्ट्रपति एक ही दल के आ जाए, तो वीटो के प्रयोग के चांसेस नहीं होते। लॉजिकल कारण इसका है। लेकिन एक बार एनसीईआरटी में अर्धअध्यक्षात्मक आपको देखना चाहिए। और बड़ी सिंपल सी बात है,
आधा संसदीय मतलब उत्तरदायित्व बना रहेगा, तो अब जब चाहे प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद खिलाफ अविश्वास ला दीजिए, हटा दीजिए उनको, फिर नया मंत्री परिषद बन जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फ्रांस में यह भी आपको बता दें, कहीं भी संसदीय शासन में मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता पीएम करता है, फ्रांस में मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रेसिडेंट करता है, नहीं करता। फ्रांस में रियल पावर प्रेसिडेंट के पास है, कि प्रेसिडेंट जनता से निर्वाचित हो रहा है, प्रधानमंत्री संसद से। लोकतंत्र का यही तर्क तो है, कलवे में यही बात को दिखा गया। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सेप्शन आता है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सेप्शन आता है, नरसिंह राव सरकार, अल्पमत की सरकार। नरसिंह राव के समय आर वेंकटरमन और शंकर दयाल शर्मा दोनों राष्ट्रपति थे। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अल्पमत की सरकार थी, उसके बावजूद भी राष्ट्रपति, चूंकि प्रधानमंत्री एक ही दल के थे, अल्पमत की सरकार पर भी राष्ट्रपति ने बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं किया। आर वेंकटरमन कहा जाता है कॉपी बुक प्रेसिडेंट, बिल्कुल रूल से चलने वाले प्रेसिडेंट थे। अच्छा, दक्षिण भारत के लोगों के बारे में क्या बात कही जाती है, दक्षिण भारत के लोग रूल अवॉइडिंग ज्यादा होते हैं। आप कभी दक्षिण भारत में शादी उदी में जाइए, कितनी भी लंबी लाइन होगी, वो बस स्टेशन पे लोग तुरंत लाइन में लग जाएंगे, शादी में तुरंत लाइन में लग जाए। हमारे यहाँ तो रायता लेने के लिए दूसरे के शर्ट पर चपेटते हुए कूद जाएंगे, उसमें पेशेंस ही नहीं कि रायता खत्म ना हो जाए। तो उनको कहा जाता है कॉपी बुक प्रेसिडेंट। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अब जरा अल्पमत सरकार होने के बावजूद राष्ट्रपति ने कभी विवाद का प्रयोग नहीं किया। वैसे तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट था। लेकिन उसके बाद जब से आपके के आर नारायण आए, के आर नारायण और कलाम, हमारे के आर नारायण ऐसे राष्ट्रपति थे जो संवैधानिक दायरे में हमेशा रहे। जैल सिंह की तरह कभी संवैधानिक बात नहीं खड़ा किया उन्होंने, ये के आर नारायण की बहुत खास बात थी। लेकिन सरकार को बार बार चेक किया, तो इसलिए शब्द का प्रयोग उस समय प्रेसिडेंशियल एक्टिविज्म, एक नया शब्द आ गया, वो सब बेचारे का कई यूज करते रहते हैं, प्रेसिडेंट भी एक्टिव हो जाएगा। उन्होंने कभी भी संवैधानिक समस्या पैदा नहीं की, लेकिन बार बार सरकार को नियंत्रित करते रहे। वो बार बार, यानी बिहार में 356 लागू हुआ, पुनर्विचार के लिए भेज दिया। और आप याद रखिए, जब किसी विधेयक का पुनर्विचार के लिए भेजते हैं तो उसका बड़ा हंगामा होता है, मीडिया उछाल देती है। और ये भी आपको याद दिला दे, गठबंधन के दौर है, मीडिया का दौर है। अभी आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति से मिलने, अभी आपने देखा होगा उच्चतम न्यायालय के निर्णय के खिलाफ वकीलों का एक दल राष्ट्रपति से मिलने गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड खराब है। तो कई बच्चे हमारे पास आ गए, सर क्या राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के निर्णय बदल सकता है क्या? हमने कहा नहीं बदल सकता। अब ये लॉजिकल आपको होना चाहिए। तो कहा फिर मिलने क्यों गए थे? मैंने कहा पॉलिटिक्स। अच्छा, मिलने क्यों गए थे? इसका मतलब माहौल बनाने के लिए कि अच्छा आम जनता आप जैसी पढ़ी लिखी है क्या? हमारे यहाँ मालिक कौन है? आम जनता। तो आम जनता के सामने न्यूज आएगी, यार सब लोग मिलकर राष्ट्रपति के साथ कुछ ज्ञापन देने जा रहे हैं, इसका मतलब कुछ गड़बड़ हो रहा है। मेरे गुरुजी जब भी मुझे स्कूल में पढ़ाते थे, वो हमेशा राष्ट्रपति का उद्बोधन आता था, रेडियो समय था स्कूल में, मैंने उनका देखा था। हम लोग यही जानते थे कि हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा पद है वो राष्ट्रपति है। कभी प्रधानमंत्री गुरुजी भाषण सुनाया नहीं। जब राष्ट्रपति का भाषण आता था तब गुरुजी सुनवाते, देखो 26 जनवरी में जब पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति का भाषण है, सुनो सब बच्चों, राष्ट्रपति महोदय ने ऐसा कहा है। इतने सम्मान के साथ बोलते भी थे। इससे लगता है कि हिंदुस्तान का आम आदमी वैसे भी हमारे पति भारी होता है, और जो राष्ट्र का पति हो जाए, इसलिए आम जनता की नजर में राष्ट्र का पति ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री, मंत्री तो कोई भी हो सकता है, और प्रधान तो गांव में ही होता है हमारे यहाँ। इसलिए आम, एक बात है देखा, आम आदमी जिस पद का लोड लेता है वो दो पद है आम आदमी। एक तो गवर्नर, अंग्रेजों के जमाने के जेलर, आज भी कहीं गांव में झगड़ा होता है, गवर्नर हो गए हो क्या? एक गवर्नर, दूसरा लाट साहब, तीसरा राष्ट्रपति। तीन ही शब्द तो आते हैं, प्रधानमंत्री का आता है। इसलिए पॉलिटिक्स अलग आधार पर चलती है, संविधान के आधार पर नहीं चलती। ये सब पॉलिटिक्स है। तो आजकल तो ये फैशन हो गया, कोई भी मामला होगा, विपक्षी दल का प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से मिलने जा रहा है, इसी बहाने मीडिया को खूब लाइमलाइट लाएगी। और आम जनता सोचेगी यार राष्ट्रपति से बार बार मिलने जा रहा, लगता है कुछ गड़बड़ घोटाला चल रहा है क्या सरकार में। वो ऐसे अनुमान करता है, उसे क्या पता अनुच्छेद 111 क्या है, 32 क्या है। ये तो पढ़े लिखे लोगों की बातें हैं। और जब राष्ट्रपति कलाम बने तो यकीन मानिए, ये अपने आप में हमारे यहाँ स्टेब्लिशमेंट के लिए बड़ा चैलेंज था। राष्ट्रपति कलाम एक ऐसे राष्ट्रपति थी जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था। इसके पहले हमारे जितने भी राष्ट्रपति बने सबके पॉलिटिकल बैकग्राउंड थे।
तो राष्ट्रपति जब कलाम बने तो ऐसा लगा जैसे यूथ आइकॉन बन गए हो, तो उनका बड़ा आकर्षण बढ़ गया युवाओं में लेकर। तो आप याद रखिए अपने पद से ज़्यादा प्रभाव पैदा कर रहे थे वो। राष्ट्रपति अपने पद से, इसलिए कहा भी जाता है राष्ट्रपति के प्रभाव को आंकने में कई फैक्टर होते हैं, पॉलिटिकल फैक्टर, उसका व्यक्तित्व। अब जहाँ राजेंद्र प्रसाद होंगे, राधा कृष्णन होंगे, उनका प्रभाव अलग था। और कलाम के बारे में तो लोग मिसाल देते थे कि राष्ट्रपति भवन के लोग बताते हैं कि राष्ट्रपति भवन में कभी कोई संत आया था जिसका नाम था कलाम था। एक ब्रीफ केस लेके आए थे राष्ट्रपति के पास, आपको पता है 27 वाहन है केवल राष्ट्रपति के लिए, लगभग 30-32 ड्राइवर हैं केवल राष्ट्रपति के लिए, 3-3 एम्बुलेंस है, बाकी अपना शिमला में अपना हाउस है, उधर हैदराबाद निलय है, अपने सारे संसाधन है, इतने सुविधाएं राष्ट्रपति के पास है। कलाम के कोई रिलेटिव जब आते थे कलाम के यहाँ, तो क्या करते थे, वो टैक्सी स्टैंड से टैक्सी मंगाकर उनको दिल्ली घुमाते थे। राष्ट्रपति भवन के वाहन का प्रयोग कभी नहीं किया। इंटीग्रिटी की इससे अच्छी मिसाल कभी कोई दी नहीं आ सकती। एक ब्रीफ केस लेकर आए थे, वही ब्रीफ केस लेकर वापस गए। और कई बार देखिए अब हम उसके पहले महिला राष्ट्रपति थी, कौन थी, प्रतिभा देवी जी पाटिल। लड़कियां इसको अन्यथा न ले, ऐसा नहीं कि देखो भाई जो फैक्ट है तो मुझे बताना पड़ता है ना। प्रतिभा देवी जी पाटिल का हाल ये था कि जब राष्ट्रपति की यात्रा विदेश में होती थी, कलाम अगर कहीं विदेश में अकेले जाते थे, मैं अब सवाल है कि एक बार तो ऐसा हुआ कि संयोग से मैं भी शिमला गया था और राष्ट्रपति की उस समय यात्रा हो रही थी। तो मैंने किसी व्यक्ति से पूछा कि भाई कोई यहाँ पे होटल वगैरह कुछ खाली क्यों नहीं है, तो उनका सर राष्ट्रपति की यात्रा हो रही है, सारे सरकारी अकोमोडेशन भरे पड़े हुए हैं। तो मैंने कहा अरे भाई राष्ट्रपति अकेले आता है, उनका ना ना सर अकेले थोड़ी आता है, पूरे कुनबे के साथ आता है वो तो। कलाम साहब कभी ऐसा नहीं करते थे भाई। प्रोपराइटी राष्ट्रपति का, अब राष्ट्रपति के जहाज जा रहा है तो जहाज में चाचा ताऊ मामा सीट खाली है सबको भर लेंगे, ये तो गांव की टैक्सी हो गई कि भैया कार आई है चलो जिसमें सब लोग भर लेते हैं उसी कार में। और प्रतिभा देवी जी पाटिल जब राष्ट्रपति बनी थी पूरा अपना कुनबा लेके हर जगह विदेश यात्रा में जाती थी। और जब राष्ट्रपति से रिटायर हुई तब उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग मांग रख दी कि मेरे रिटायरमेंट का घर पुणे में बनवाया जाए क्योंकि मैं पुणे में रहना चाहती हूँ। अब सवाल है भाई कोई राष्ट्रपति रिटायरमेंट होने के बाद अंडमान बन रहना चाहे तो सरकार उसका अंडमान फ्लैट बनवाएगी। अभी तक परंपरा ये रही कि राष्ट्रपति दिल्ली में रहेगा तो उससे सरकारी आवास मिलेगा रिटायरमेंट तक। अपने गृह जनपद जाता है, होम स्टेट जाता है तो उसकी जिम्मेदारी है। और राजेंद्र प्रसाद पटना चले गए थे। राजेंद्र प्रसाद जब दिल्ली से पटना जा रहे थे, रेल के किनारे लोग खड़े थे उनका अभिवादन करने के लिए, उतना सम्मान था उनका, वैसे कलाम का सम्मान था। अगर राष्ट्रपति ऐसा हो जाएगा तो निश्चित तौर पर वो आकर्षण पैदा कर देगा। इसलिए राष्ट्रपति कई बार ऐसी शक्तियों का प्रयोग करता है। और के आर नारायण के लिए तो कई बार ऐसे एग्जाम्पल हैं, तो कुछ एग्जाम्पल हम लिख नहीं सकते, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल ऐसे 26 जनवरी के कार्यक्रम में सामान्यतः राष्ट्रपति पूर्व संध्या पर बोलता है। के आर ने कहा नहीं नहीं भाई ये काम नहीं करूंगा मैं। उन्होंने एन राम फ्रंट लाइन के एडिटर को बुलाया, उन्होंने कहा आप पूछिए मैं जवाब दूंगा, इंटरव्यू करूंगा। तो उन्होंने बड़ी आपत्ति की परंपरा तोड़ रहे हैं। के आर ने कहा परंपरा तोड़नी कौन सी बात है। और एक बार तो ऐसा हो रहा था, संविधान समीक्षा आयोग बैठ रहा था वर्ष 2000 में, वेंकटचलैया कमीशन। राष्ट्रपति ने ये कह दिया अरे संविधान की समीक्षा मत करो, नेताओं अपनी समीक्षा करो। सब लोग भड़क गए, उनका राष्ट्रपति। तीसरा मौका तो ऐसा था, बिल्लू भाई आ रहे थे हमारे यहाँ, मतलब अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, प्यारे से उनको बिल्लू भाई कहते हैं। अब बड़ी 98 के परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति का आना बहुत महत्वपूर्ण था उस समय। अब एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति आ रहे हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति आ रहे हैं तो सदन को संबोधित करेंगे, तो परंपरा ये है कि लिखा भाषण दिया जाता है। सरकार ने भाषण दिया और के आर नायर ने ऐसा भाषण पढ़ दिया कि हम भूमंडलीकरण के समर्थक हैं, लेकिन भूमंडलीकरण में किसी चौधरी के समर्थक नहीं हो। चौधरी साहब आगे बैठे थे, वाजपेयी के हाथ पांव फूल गए जैसे भाषण देकर आए। वाजपेयी ने कहा अरे प्रेसिडेंट महोदय ये कहाँ लिखा था भाषण में। उनका जो लिखा होगा वही मैं पढ़ूंगा क्या। दैया दैया आप तो बड़ी फजत करवाओ यार आप। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया। एग्जाम्पल है जहां राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग बार बार कर लेता है इतने संविधान संशोधनों के बावजूद। इसका तो मतलब ये क्या माना जाए, इसका मतलब क्या है, मंत्रिपरिषद के बिना ही राष्ट्रपति काम कर लेगा क्या। इसका मतलब क्या, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के बिना काम कर लेगा।